केवल अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों लूसेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? तो बताए थे पहले ही लेसन में, आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। ओके, यहाँ अगर आप भूलिएगा तो निर्देशक में देख रहे हैं डबल लाइन, ऊपर में इस पर भी दिख रहे आई की मात्रा में डबल लाइन। तो आयरलैंड से इस प्रकार निर्देशक के याद रखेगा। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। और फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51, 51 तक, 36 से 51 तक में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के ये नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो तीनों प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक, इस तीनों प्रकार के इंक्लूजन जो है शामिल है। ओके, नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी प्रशासनिक, ये तीनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल बताइएगा कौन सा जो है 39 जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन करता है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार उसकी अदा की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का है। किसका है? केटी शाह जो है, इसका उद्देश्य, इसने बोला था बैंक की सुविधा अनुसार चेक है। बैंक की सुविधा अनुसार चेक है केटी शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया है? तो किसने बनाया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी के जरिए मौलिक अधिकारों से ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी प्रेरणा देगा, नीति निर्देशक तत्व देगा। क्या कहता है?
ये कहेगा कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है। कौन सा समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है? ये 36 से 51 जो यह बताता है कि नीति निरपेक्ष तत्वों के अनुसार गठित करना पड़ेगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व। कौन सा नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? एक वाद योग्य नहीं है, यानी इसे कोर्ट में लेकर जाके नहीं जा सकते हैं। वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब आप कह सकते कि कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस प्रकार निर्भर करता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस प्रकार निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध जितने भी संसाधन है उसके अनुसार ही निर्भर करेगा। यानी नीति निर्देशक तत्व जो है इसका क्रियान्वयन यानी कैसे इसको मैनेज करिएगा तो ये किस पर निर्भर करेगा? तो सरकार के पास जितना जो उपलब्ध संसाधन है यानी रिसोर्सेस है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है। मूल संविधान और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल संविधान करें मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो देखिए मूल अधिकार वाद योग्य है, मतलब कोर्ट में ले जा सकते हैं, वाद के योग्य ले जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है। मूल अधिकार वाद योग्य, अगर वायलेशन होता है तो कोर्ट में जाकर के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का नहीं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सही है? तो वे एक दूसरे के पूरक है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है कहाँ? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श कहाँ वर्णित है? तो वो है नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है मूल अधिकारों का। ठीक है, क्योंकि कहा गया है सरकार के रिसोर्स पर निर्भर करती है, तो सरकार के पास जितना रिसोर्स है उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है आर्टिकल 51। समान कार्य के लिए समान वेतन 14, 15, 16 एक साथ पढ़ने के लिए कहा गया था। मैं बोलता है क्या भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कहाँ? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है, या फिर मौलिक अधिकार में? तो नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन। संविधान के नियोक्ता भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? पार्थक्य का मतलब होता है अलग अलग रखना, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये कहाँ वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसी मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है?
तो किसके कारण सम्मिलित किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। सब भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो है इसके मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया। किस लिए? तो कल्याणकारी राज्य बनाना है। कैसा राज्य? तो कल्याणकारी राज्य बनाना है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो किसमें संकलित की गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। मूलभूत जो संविधान है यानी जो शुरू में बना था संविधान, उसमें कौन से भाग है जो राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? लोक कल्याण की संकल्पना समाहित है क्या? हाँ, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। ठीक है, ये नहीं किसी का कल्याण करना, ना कि घर किसी का वो उजाड़ देना या बुलडोजर चलवा देना या किसी को मार देना। ठीक है, कल्याणकारी कार्य करना है, उसके बदले कहीं उसको घर दिया जाए, जमीन दिया जाए, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था इत्यादि किया जाए, पानी का। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन करेगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। कौन सा राज्य के राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन नहीं होगा इसमें? तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना। दूसरा है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और गाय के मारने पर भी रोक है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा। निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं, बल्कि रहने देगा जिसको जितना है संपत्ति वो उसके अनुसार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। क्या नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग नहीं है। यह वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ये तो है, ये है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। बाकी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग तो रखवे किया गया है। हाँ, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही भाग है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना है, यानी प्रतिशत व्यक्ति को भोजन उपलब्ध हो। तीसरा, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाना भी है। कमजोर जो श्रेणी रहेगा उसे न्याय प्रदान करके आगे बढ़ाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। क्या नहीं है? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये नहीं है। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये नहीं। राज्य के निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? इस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है। तो समाजवादी माना गया है किसे? आय की असमानताओं को कम से कम करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रायः समाजवादी माना गया है। ओके, या फिर ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना या नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है।
ठीक है, इसमें बहुत ही कॉमन है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना यह नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी बनाता है। ठीक है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी बनाता है। ओके, कि कैसे हम कहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सिद्धांत जो है एक समाजवादी है। तो बोलिए, गांव में पंचायतों की स्थापना की जाती है, इस आधार पर मान सकते हैं कि वो समाजवादी है। ओके, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना होता है। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन करना होता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के लिए है, राज्य के लिए है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है। फिर समान संहिता अब उत्तराखंड में भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष से कम आयु बच्चे को आपको देना है निःशुल्क शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, यानी बाध्य योग्य है। ओके, और नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इस प्रकार दोनों एक दूसरे से अलग है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आपको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देना है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान करता है? यानी मूल अधिकार को वरीयता दे दी गई है। टकराव अगर होता है तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को पावरफुल बना दिया नहीं है, बल्कि नीति निर्देशक तत्वों को बनाया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताए थे अनुच्छेद 38 हो जाएगा। ओके, अनुच्छेद 38 हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 ना कि 39। 38 समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? अनुच्छेद 39 के ए में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार यानी निर्देश देता है? कौन देगा? 40 यानी ग्राम पंचायतों का गठन करना, संगठित करना, ये राज्य को सरकार का दायित्व दिया गया है, अनुच्छेद 40 बोलता है। और नैसर्गिक न्याय 32, ओके, 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा। बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है कि इस आर्टिकल में 44 में देखिए समान संहिता बोला है। समान सिविल संहिता का याद रखिए, समान नंबर, समान 4 है ना, दोनों बराबर, तो इस प्रकार समान सिविल संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 44 ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ओके, न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है कौन? आर्टिकल 50।
आर्टिकल 50 जो है अलग कर देती है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस अनुच्छेद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से है? आर्टिकल 51 ये जो है अनुच्छेद संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान है इस आर्टिकल में, तो वो है बी में, अनुच्छेद 46 में। निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान करना आर्टिकल 46 में है। दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी किस आर्टिकल में है? 46 में है। देखिए ग जो लिखाता है कैसे 6 की तरह लिखाता है, तो 46 याद रखिएगा। यानी वर्ग में ग लिखाता है तो दुर्बल वर्ग 46 याद रखिएगा। शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निषेध तत्वों में सम्मिलित की गई है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 41 में रखा गया है। ठीक है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निषेध तत्व में रखा गया है, वो किस आर्टिकल में? 41 में है। काम करने के अधिकार को 41 में है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 और 46 जो है वर्गों से संबंधित है, शिक्षा दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा से संबंधित है 46 से। ठीक है, जबकि पद्म भूषण जो दिया जाता है वो भारत सरकार द्वारा तो 18 के जरिए दिया जाता है। अनुच्छेद 40 जो है ये क्या है? पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 क्या है? काम करने के अधिकार को दर्शाता है, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 44 जो है समान नंबर है तो समान से नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन का गठन करना है। कृषि एवं पशुपालन का गठन करना ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 में। कृषि एवं पशुपालन का गठन करना, क्या करना है? कृषि गांठ दो जीरो को गांठ दो। ठीक है, तो ये गठन हो गया 48 में। कृषि एवं पशुपालन का गठन 48 भी डबल जीरो से गठित होता है, गठन होता है यानी जुड़ल होता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के गठन संबंधित है। कौन सा आर्टिकल जो है राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल है? तो कौन शामिल है? मादक पेय एवं स्वास्थ्य के लिए जो हानि पहुंचाती है औषधियों को औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध है, रोक है। यानी जो पीने वाला दारू जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य की हानि पहुंचाने वाली जो दवा है उसके औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर औषधीय प्रयोजन कर सकते हैं लेकिन अन्य तरीके से उसको रोक है, तो वो है भाग 2 यानी दूसरा सही है। ओके, इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है आपको। तो भारत के संविधान में पुरुष महिला समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, ये गलत है, पहला नंबर। ठीक है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, जी हाँ बिल्कुल सही है। और इसके लिए आर्टिकल अगर शिक्षा से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी स्पेशल व्यवस्था करना है तो 46 में वर्णन है। ठीक है, तो उपयुक्त केवल 2 सही हो जाएगा। ओके, कौन सा राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध है राज्य के नीति निषेध तत्व में। काम करने का अधिकार 41 में है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी है नीति निषेध तत्व में। सूचना का अधिकार जो है ये नहीं है आपका, सूचना का अधिकार। कौन सा एक संविधान में 42वें संविधान संशोधन, इसका से डी मारिएगा ऑप्शन
42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निषेध तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो कौन नहीं जोड़ा गया है? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लागू करना, बाकी सब कुछ जोड़ा गया। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा ये है नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39 के जरिए दीजिए। और उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी है नीति निषेध तत्व में। कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? तो किसमें पाया जाता है कल्याणकारी राज्य का? संविधान की प्रस्तावना में पाया गया कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बोला गया है। हाँ, और नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें ये दोनों में भी बोलता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को आत्मा भी कहा गया है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है 12 से 35। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत कौन सा प्रावधान विचार किया गया है? तो किसके अंतर्गत में किया गया है? ग्राम पंचायतों को संगठित करना ये है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना 2 और 3 है। ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित जो है राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। तो पहला है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, आर्टिकल 40 के जरिए है। हाँ है। अब कुटीर उद्योग का प्रोत्साहित करना ये भी है। इसमें मात्र 48 ही क्वेश्चन था नीति निषेध तत्व में। चैनल पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।